हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है EMRS का मॉक टेस्ट 5 और इसके बाद मैं राइटर्स जो है वो शुरू करूँगी। कैसे हैं आप सभी? पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, है एवी टाइम ना वेस्ट किया करो। कभी इस जगह घूमे, कभी उस जगह घूमे, ऐसे ना किया करो, समझे? पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। और ये इंग्लिश सूत्रा का चैनल है, पता है ना तुम्हें? मोटी वाली मैडम का चैनल है ये, डॉक्टर स्वाति शर्मा का, जो तुम कहते हो मुझे। तो वो जो है ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है। और इसको जो है अगर आपका मन करे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आपका मन करे तो और लोगों को भी बता दो। भैया ऐसी वैसी ये चीज़ें बोलना मुझे पसंद नहीं है, मगर कभी कभी मुझे बोलनी पड़ती है, ठीक है? ये द पाथ टू विक्ट्री ये बुक है यूपी टीजीटी के लिए, ओनली फॉर यूपी टीजीटी। और ये जो है बुक, इसमें ग्रामर है, लिटरेचर है, प्रैक्टिस पेपर है, और अलग अलग पूरा लिटरेचर जो है डिटेल में है, ग्रामर है उसके डिटेल में है, उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, फिर अलग से प्रैक्टिस सेट्स है, और हर राइटर वगैरह का जो है उसमें लगा हुआ है। 550 रुपये की ये किताब है फिलहाल, अभी तो चल ही रही है। 550 की अभी करी नहीं है महंगी, जब तक अमेजोन पे जा नहीं रही है। तो ये हमारे ऐप पर आपसे आप खरीद सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, स्टोर में जाकर देखिए, आपको ये बुक जो है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है? एड्रेस भरते हैं, फिर बाय नाउ का ऑप्शन आता है और ख़रीद लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो जो कुरियर वाले होते हैं ना, वो आपके घर पे पहुँचा देते हैं। मैं नहीं पहुँचाती, ये काम अभी तक करा नहीं है मैंने, तो कुरियर वाले पहुँचा देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये एक ऑनलाइन बैच है, 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं इसमें। ये लाइव बैच है यूपी टीजीटी का। फिर उसके बाद ये भी लाइव बैच है, ये है प्रैक्टिस बैच है। और इसमें क्वेश्चन पेपर्स, फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। ऑन एन अप्रॉक्स 50 के करीब, 50 से ऊपर भी हो सकते हैं वो पेपर कराए। इतना सस्ता बैच है मगर उसमें इतने सारे पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है? मेरा सबसे सस्ता बैच है ये वाला प्रैक्टिस बैच, ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई इतने में तो पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता, आपका तो प्रैक्टिस बैच ही इतने का। अब क्या करें, ठीक है तो है, अब क्या कर सकते हैं। फिर ये यूपी टीजीटी के हमारे हैं वीडियो बैचेस हैं। यूपी टीजीटी का है, यूपी पीजीटी का है, टीजीटी पीजीटी कॉम्बो है, और उसके बाद इसमें DSSB का है, इसमें ग्रामर का है, और ये इसमें भी सारे नोट्स वोट्स सब घर पे पहुंचाए जाते हैं, कोरियर वाले पहुंचाते हैं, कोरियर वाले। और बाकी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। उसके बाद भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो फील फ्री टू कॉल 7895937338, ये रहा नंबर, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले ग्रामर के क्वेश्चन लगे हुए हैं आज, तो क्वेश्चन देखो और फिर उसके बाद जवाब देना मुझे। द ड्राइवर डैश टू रीड न्यूज़ पेपर while he dashed for the lights to change. Had started, waited, started, was waiting, has started, has been waiting, was started, starting, has waited. तो सबसे पहली बात while आ रहा है, यानी कि जब एक काम ख़त्म हो जाए और दूसरा काम, एक काम चल रहा था उसके बीच में दूसरा काम ख़त्म हो जाए, तो while जो है उसके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और उससे पहले के साथ पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। द ड्राइवर स्टार्टेड, और यहाँ ना टू रीड नहीं होना चाहिए था, स्टार्टेड रीडिंग आना चाहिए, जेरंड आना चाहिए था। तो यहाँ आएगा द ड्राइवर स्टार्टेड रीडिंग, और यहाँ रीडिंग आना चाहिए था। द ड्राइवर स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़ पेपर while he was waiting for the lights to change, तो बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वन ऑफ आवर लॉयर्स डैश द केस, हैज बीन, हैज, वॉज, हैड। तो भाई पहली बात, इसमें से आप खुद देख के पहचान जाइए कि अगर यहाँ पर कोई और वर्ब की फॉर्म होती तो आप उसमें लगा सकते थे वन ऑफ आवर लॉयर्स। पहली बात, वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है। यहाँ 3 वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सेंस में यूज़ हुए हैं, लेकिन हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वॉज के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती है, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है,
उसी में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन और जेरंड फॉर्म में, मतलब हैज बीन स्टडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले रहा है, यानी कि वन ऑफ आवर लायर्स हैज बीन स्टडिंग द केस फॉर एन आवर। तो भाई वैसे तो ये टाइम डिनोट करने के लिए लगाते हैं, मगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें सही नहीं है। क्यों नहीं सही है ये भी मैंने आपको बता दिया। Now question number 3. Keep me dash on anything that happens while I am away. Posted at bay sweet none. भाई वाह, sweet, keep me sweet, मुझे मीठा रखो, मतलब ये ऐसे ऑप्शन देते ही क्यों है। कीप मी पोस्टेड ऑन एनीथिंग, कि भाई अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे बताते रहना, अप्पा हूँ चल दे हाँ, तो तुसी सानू जो है बताते रहने देना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो कीप मी पोस्टेड कि मुझे बताते रहना, और मुझे कि क्या क्या चीज़ें, एट बे तो किनारे पे रखना। कीप मी पोस्टेड। Do you want to hear what happened at the party last night? Oh yes, I am all thumbs, I am all ears, I am all eyes, none. कि तुम्हें सुनना है कि कल पार्टी में क्या हुआ, बताओ बताओ, आ बहन चुगली करें, तो वो वाली चीज़ जो है, हाँ हाँ मैं आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरा कान बन गई हूँ, यानी कि मैं पूरी तरीके से अटेंटिव हूँ तुम्हें सुनने के लिए। तो इसके लिए जो इडियम यूज़ करते हैं, आई एम ऑल ईयर्स। She really dashed for a time when her husband left her, but she's feeling much better now. तो शी, अब इसमें एक इडियम लगाना है, शी वेंट थ्रू द मिल, वेंट टू हर हेड, वेंट थ्रू द मोशंस, नन। शी रियली एक इडियम होता है इसका, वेंट थ्रू द मिल, इसका मतलब होता है टू गो थ्रू सो मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों से दो चार होने को बोला जाता है वेंट थ्रू द मिल। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो इडियम है वेंट थ्रू द मिल। द बेस्ट वे टू डैश इज टू ऑफर हर अ ड्रिंक। भाई अगर किसी से बातचीत शुरू करनी हो तो हमारे देश में बातचीत कैसे शुरू करी जाती है आप सबको पता है। हमारे देश में बातचीत यूं ही कहीं भी बैठे हो, बातचीत करने का मन हो, हाउ वी ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि बातचीत शुरू करना। आज बहुत गर्मी हो रखी है शर्मा जी, आज बहुत गर्मी करा रखी है आपने, है ना, या बहुत आज तो आपने बहुत गर्मी करा रखी। जैसे गर्मी करवाना, सर्दी कराना भगवान जी से हमारा सीधा कॉन्ट्रैक्ट है और हम कुछ भी करा लेते हैं, उसमें कुछ चिड़ोकड़े ये जवाब भी दे देते हैं। मतलब कि जो हम जैसे जो लोग हैं, जब मैं चिड़ी भी नहीं होती हूँ तब तो जवाब ऐसे ही दे जाएंगे, कि कैसी बात कर रहे हो अब, हाँ बहुत गर्मी हो रही है। और नहीं, क्यों, मेरा भगवान से कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मैंने कैसे गर्मी करवा दी जब हम चिड़े हुए रहते हैं। तो भैया हमारे देश में तो बातचीत जो शुरू करी जाती है वो मौसम का हाल सुना के की जाती है, जो मौसम की जानकारी सबको पता होती है, उसके बावजूद भी हम देकर बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद तो अजनबियों से भी हम ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कि वो हमारे जो हैं बहुत ही परम मित्र हों। तो ये जो है द बेस्ट वे टू, लेकिन वैसे जो है विदेशों में और उसमें जो है बेस्ट वे टू ब्रेक द आइस इज टू ऑफर हर अ ड्रिंक। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना, तो दैट इज ब्रेक द आइस। डोंट लेट फेम सक्सेस गो टू योर हेड, गो टू द डॉग्स, गो थ्रू द मिल, नन। तो वेंट थ्रू द मिल तो मैंने आपको भी बताया है, तो टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है वेस्ट होना। डोंट लेट फेम सक्सेस गो टू योर हेड, कि जो इतनी भी मत चीज़ें जो है वो इतना भी आसमान में ना उड़ो कि जो है ज़मीन से पैर ही जो है वो कब ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई पता ही ना चले। तो डोंट लेट फेम सक्सेस गो टू योर हेड, तो इसका आंसर है कि अपने सिर पे चीज़ों को इतना सवार ना होने दो। मगर इट्स, डोंट यू थिंक दैट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि इफ समवन इज फेमस और समवन इज सक्सेसफुल, तो ऐसा होता ही है, इट्स बट नेचुरल दैट दैट फेम और सक्सेस गोज टू द माइंड ऑफ, गोज टू द हेड ऑफ दैट पर्सन। तो ये हो जाता है, इट्स बट नेचुरल। अ म्यूजिशियन हु प्लेज द गिटार, जो गिटार प्ले करता है किसी बैंड में उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इस्ट, मतलब करने वाला। गिटार में इस्ट जोड़ दो, GUITARIST, GUITARIST, तो गिटारिस्ट, दैट्स सी। ईस्ट जो होता है वो मानने वाला, करने वाले को बोला जाता है। ठीक है जी। अ पर्सन हु लाइक्स द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद में को जो है
मान्यता को में यकीन रखता है, दैट्स कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट, इस्ट मैंने बताया मानने वाला, तो दैट इज कैपिटलिस्ट। इस्ट जिसमें भी लग गया वो हो जाता है मानने वाला। जैसे थीस्ट, भगवान को मानने वाला, अथीस्ट, भगवान को ना मानने वाला। तो सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब मानने वाला, करने वाला। A decision dash today must be made, must be make, must be maked, must been made। पहली बात, अगर हमारे सेंटेंस में बी आ रहा है तो पहली बात ये चीज पैसिव वॉइस में हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा मॉडल ऑक्सिलरी आ रहा है और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी आ रहा है तो भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। तो मेक, मेड, मेड, मेड भी सेकंड फॉर्म है और मेड ही थर्ड फॉर्म है। तो अ डिसीजन मस्ट बी मेड, तो एक डिसीजन जो आज लिया जाना चाहिए कि तो ये पैसिव वॉइस है, किसी और के द्वारा लिया जाना चाहिए। ऑल द क्लॉक्स वर सेट फॉरवर्ड, वर सेट फॉरवर्ड, वर सेटेड, वर सेट। सेट, 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 अमूमन जो टी पर खत्म होने वाले वर्ब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ब, उनमें कुछ हम नहीं लगाते, एक्सेप्शंस तो होते हैं। तो यहाँ पे ऑल द क्लॉक्स वर सेट फॉरवर्ड, तो यहाँ आएगा आपका दैट्स आंसर इज बी, ऑल द क्लॉक्स वर सेट फॉरवर्ड। चिल्ड्रन डैश व्हाट दे वांट टू, मस्ट बी लेफ्ट डिड, मस्ट बी लेफ्ट डू, मस्ट बी लेफ्ट टू डू, मस्ट बीन लेफ्ट टू। चिल्ड्रन मस्ट बी लेफ्ट टू डू व्हाट दे वांट टू, बच्चों को जो करना है उन्हें करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो मस्ट के बाद देखिए छोड़ दिया जाना चाहिए, नहीं कि पेरेंट्स के द्वारा। तो मस्ट बी लेफ्ट फॉर व्हाट, टू डू व्हाट दे वांट टू डू। तो यहाँ पे ये आपका आएगा दैट इज सी, ठीक है जी। We were dash as the prince and princess emerged from the palace, wet behind the ears, hard-nosed, all eyes, none। कि एक इसमें अब आप देखिए इसमें कौन सा, हम जब प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस से बाहर निकले तो हम बहुत कॉशियसली देख रहे थे। तो बहुत कॉशियसली देखने के लिए क्या वर्ड, क्या ईडियम यूज किया जाता है, ऑल आइज। वी वर ऑल आइज, टू वॉच कॉशियसली, टू वॉच कॉशियसली। तो ये हो गया हमारे 13 क्वेश्चंस। अब नाउ क्वेश्चन नंबर, आई एम डैश, आई नेवर गेट टू बेड बिफोर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। डार्क हॉर्स का मतलब होता है तुरुप का इक्का, छिपा हुआ जो आपका जो प्यादा होता है। अ नाइट आउल, अ रेड हेरिंग, नन। आई एम अ नाइट आउल, कि मैं तो यार नाइट आउल हूँ, मैं 2 बजे से पहले कभी सोने के लिए जाता ही नहीं हूँ। तो ये आएगा आई एम अ नाइट आउल। Let's be. I was just admiring your beautiful plants, Helen. You must have dash fingers. Brown, green, yellow, none. Green fingers, green thumb, इनका मतलब होता है रुचि होना, गार्डनिंग में रुचि होना। So that is B, green fingers. Brown fingers तो मतलब फंगस लगी हुई फिंगर हो गई, सड़ी हुई फिंगर्स। I forgot my umbrella and it was raining birds and bees, cows and pigs, cats and dogs, none। बहुत तेज मूसलाधार बारिश को क्या बोला जाता है, जब इंसेसेंटली जो रेन होती है तो उसको कहा जाता है कैट्स एंड डॉग्स, कि बहुत तेज बारिश। अब भगवान जाने से क्यों कहा जाता है, इंसेसेंट रेन के लिए बोला जाता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लाइक भी नहीं लगाते हैं, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हाउ का जवाब देता है मूसलाधार बारिश, तो इंसेसेंटली एडवर्ब है, उसी के लिए कैट्स एंड डॉग्स यूज करते हैं, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। When was the convict dashed from prison, released, sentenced, escaped, captured? When was the, भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि when was the सेंटेंस, फ्रॉम प्रिजन से फ्रॉम अगर लग रहा है तो उसका मतलब होता है अलग होना। तो अलग होने के लिए इसमें कौन सा वर्ड जो है वो आप यूज करोगे, रिलीज। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से अलग होकर आए हैं, वेयर आर यू फ्रॉम,
तो फ्रॉम जो होता है, जो वर्ड होता है, किसी चीज से अलग होने के सेंस में लगाते हैं। चूंकि यहाँ अलग होने के सेंस में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ लगेगा रिलीज। व्हेन वाज द कन्विक्ट रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। ठीक है जी। Annie dashed me with a smile when we met, scolded me with a smile when we met, pleaded, begged, greeted। भाई जब पहली बार किससे मिलोगे, बात है थोड़ी ना हो स्माइली और डांटोगे, ऐसा थोड़ी होता है। किसी से मिलते हैं, उसे ग्रीट करते हैं, तभी स्माइल देकर ग्रीट करते हैं। तो एनी ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। There is a long dash at the ticket booth। इसमें लाइन का लिए वर्ड यूज करना है, दैट्स अ लॉन्ग क्यू, क्यू यू ई क्यू। After a day's work, they slept dash strangely, slowly, severely, soundly। हाउ का जवाब दे रहा है, एडवर्ब है। साउंडली सोते हैं, साउंडली का मतलब था ढोल नगाड़े कुछ भी बजाओ और जब नींद आए तो जो है बस कुछ ना सुनाई दे। तो आफ्टर अ डेज वर्क दे स्लेप्ट साउंडली। तो ये हुए हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस। आई होप कि 20 में से 20 ही आपके ठीक होंगे। अगर उससे कम भी ठीक हो तो कोई बात नहीं, वर्क कीजिए, वर्क ऑन योर ग्रामर एंड सून। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एलिजाबेथन लिरिकल वॉज वेरिड इन फॉर्म एंड मेनली कंप्रेस। एलिजाबेथन जो लिरिक्स थे वो थके हुए थे फॉर्म में, और मेनली उनमें क्या क्या था, सोनेट, सॉन्ग, पेस्टरल्स, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल जी, सोनेट भी थे, सॉन्ग्स भी थे। आप शेक्सपियर के प्लेज में देख सकते हैं, सोनेट तो थे ही, शेक्सपियर ने लिखे हैं, और इससे पहले जो याट एंड सरे टटल्स मिसलेनी में हैं, पेस्टोरल स्पेंसर के लिखे हुए। तो एलिजाबेथन लिरिकल जो फॉर्म थी वो वेरिड थी, थकी हुई थी, मगर उसमें सब चीज थी, सोनेट, सॉन्ग, पेस्टोरल, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। इमेजिनेशन, सिंबल एंड पैराडॉक्स और एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी, पोइट्री, ट्रेजेडी, लिटरेचर। अब मैं इसका क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट का टाइम, 1 सेकंड, कुछ सेकंड्स का जवाब आप लोगों को देने के कुछ सेकंड्स आपको देती हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं तो बिना सोचे समझे आप क्या जवाब दोगे? इसका जवाब आप बेसिकली एकदम से दिमाग में आएगा लिटरेचर या पोइट्री, ये जवाब आपके दिमाग में आएगा। एम आई राइट? कि मैं, अगर आप बता सकते हैं, मैं सब पहुंच जाएगी आपकी आवाज़, कि जो कोई जवाब देगा वो यही कहेगा इधर इट्स पोइट्री और लिटरेचर। मगर आपको पता है इसका जो जवाब है सही वो ये है, इमेजिनेशन, सिंबल एंड पैराडॉक्स। ये एग्जाम्पल है किसके? ट्रेजेडी के। मिमेसिस से इमेजिनेशन को लिया जाता है कि ट्रेजेडी जो होती है वो जो एक इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को इमिटेट करती है, उसमें इमेजिनेशन का यूज करती है। पैराडॉक्स आप समझते हैं ट्रेजेडी में किस चीज का है? पैराडॉक्स ये है कि भले ही हम ट्रेजेडी देखते हुए दुखी हो रहे हो, हमें उस हीरो के साथ सिंपैथी हो रही हो, मगर फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए। जब वो कैथार्सिस वाला जो इम्पैक्ट है ना, वो एक ट्रैजिक एंडिंग के साथ ही आएगा। अगर उसको आप सीरियल्स देखते होंगे, ठीक है, आप मान लीजिए कोई सीरियल देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि सीरियल, अगर आप कोई ट्रैजिक सीरियल, यू हैव बीन वाचिंग अ ट्रैजिक सीरियल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो आप एक चीज़ ये देखिएगा वहाँ पे कि उसमें अगर अच्छा ही अच्छा चल रहा है तो आप थोड़े समय में उसमें से इंटरेस्ट लूज कर देंगे। अगर आप उसमें वैम्प ना हो या विलन ना हो तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना कि आप देखते होंगे ये सीरियल्स जो चलते हैं ना बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, एंड जब ये इनको वाइंड अप करते हैं तो ये तो इनको ना ट्रैजिक कॉमेडी की तरह कर देते हैं, अंत भला सो सब भला, ऐसे कर देते हैं। कई बार वो चीज़ें हमको अच्छी डाइजेस्ट नहीं होती। अब आप कोई ट्रेजेडी देख रहे हो, ट्रेजेडी एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में सबसे हाईएस्ट उसको बताया है, तो क्यों बताया? आप ट्रेजेडी देखते हो तो उससे आपके इमोशंस पर्ज होते हैं। अब पर्ज होते हैं कैसे कि आप उससे दो फीलिंग्स आती हैं, पिटी एंड फेयर। अगर पिटी इस बात पे कि वट एवर इज हैपनिंग विद दिस हीरो दैट शुडंट हैपन, फियर वट एवर इज हैपनिंग विद हिम दैट शुडंट हैपन टू मी, तो वो दो फीलिंग्स होती हैं। अगर फटाक से उसको जो है ना उसका एंड बदल के उसको अच्छा एंड कर देंगे तो
वो जो उस पे एक जो क्लाइमेक्स जाता है ना, एक हायर जो एक एक्शन जाता है, राइजिंग एक्शन एंड फॉलिंग एक्शन, वो नहीं होगा. एंड दिस इज द पैराडॉक्स. दो वी सिंपथाइज विद द हीरो, येट वी डोंट वांट द कॉमेडी, द ट्रेजेडी टू बी एंडेड लाइक अ कॉमेडी. तो इसीलिए ये पैराडॉक्स है. तो इमेजिनेशन, सिंबल एंड पैराडॉक्स, ये एग्जाम्पल्स हैं. किस में पाए जाते हैं? ट्रेजेडी में पाए जाते हैं. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ अ ड्रामा आफ्टर द ग्रीक मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज पैराडाइज रीगेन्ड, ब्यूवुल्फ, सैमसन एगेनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट. पहली बात, पैराडाइज रीगेन्ड, ब्यूवुल्फ और पैराडाइज लॉस्ट, ये तीनों जो है ये एपिक्स है. ये ड्रामा है ही नहीं. ड्रामा एक ही है मिल्टन का इनमें से, वो है सैमसन एगेनिस्टस, जो पूरा ग्रीक ट्रेजेडीज को मॉडल मानता हुआ लिखा गया है. इसका एम भी यही था कि टू ब्रिंग बैक द कामनेस एंड ग्रेविटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज इनटू इंग्लिश लिटरेचर. तो जो ये सैमसन एगनिस्ट है, इसका जो यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस सब इसमें फॉलो किया गया. दो इट्स अ क्लोज्ड ड्रामा, मगर यही एक ड्रामा है और ये ग्रीक मेथड को पूरी तरीके से फॉलो करता है. तो दैट इज सैमसन एगनिस्टस. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कीट्स यूजेस द स्पेंसेरियन स्टैंजा? एंडीमियन, द फॉल ऑफ हाइपीरियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस या लामिया? आप लोगों ने कीट्स की, जो मैंने आपको बताया था, कीट्स एक यंगर रोमांटिक थे, सभी लोग कीट्स के बारे में जानते ही हैं. स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है? 9 लाइन का स्टैंजा होता है. फर्स्ट 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और लास्ट लाइन जो होती है वो हेक्सामीटर यानी कि अलेक्जेंड्रीन होती है. 9 लाइन का स्टैंजा होता है. स्पेंसर ने अपना फेरी क्वीन में इसको यूज किया था. तो ये जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है, ये कीट्स ने किस में यूज करा है? ईव ऑफ सेंट एग्नेस. तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस में इसको यूज किया गया. स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल वॉज रिटन बाय ब्लेक, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ या स्पेंसर? तो स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक पोएम है और ये लिखी गई है मॉडर्न एज के राइटर जिन्होंने द वेस्टलैंड लिखी है, जो वर्ल्ड वॉर के डिसइल्यूजनमेंट को बताती है, उनके द्वारा लिखी गई है और इनका नाम है टी.एस. इलियट. और आपको पता है इस जो ये पोएम है, इसमें जो नाइटिंगेल्स है ना, कि ये जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें पता होगा, नाइटिंगेल्स यूज किया गया है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए. Just give me a sec. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नाइटिंगेल्स मैंने आपको बताया प्रोस्टिट्यूट्स के लिए यूज किया गया. स्वीनी एक जो है इसमें कैरेक्टर है. एपोस्ट्रोफी इज यूज टू मार्क अ डायरेक्ट एड्रेस टू द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ. अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले एपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी जो है किसी जो एनी पर्सन हु इज डेड और हु इज नॉट प्रेजेंट, उनको जो है वो एड्रेस करते हैं. इफ वी एड्रेस अ पर्सन हु इज अलाइव देन इट इज नॉट एपोस्ट्रोफी. तो एपोस्ट्रोफी किसको मार्क करते हैं? तो यहाँ बेसिकली जो स्पेसिफिकली चीज होनी चाहिए थी, सब्जेक्ट को नहीं, इसमें एपोस्ट्रोफी मार्क करते हैं डायरेक्ट एड्रेस जो किया जाता है ऑब्जेक्ट को. किसको? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट. तो यहाँ जो एड्रेस किया जाता है वो मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पर देखो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ देना चाहिए था इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को एड्रेस जो है इसमें किया जाता है. वैसे कहने को तो इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, मगर ऑब्जेक्ट के आगे मैंने इनएनिमेट लगा दिया तो ये सही हुआ. Jugma here single word shows it grammatical relation to 2 or 3 words, 1 and 2 words, more than 5 words, 2 words only. अब मैं आपको इसमें जुगमा के बारे में बताऊं. मेरे पास फिगर्स ऑफ स्पीच खुली हुई भी हैं, तो मैं जरा एक बार देख लूं कि मेरे पास जुगमा है या नहीं है.
फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। हाँ जी है। देखिए ज्यूग्मा के बारे में मैं आपको बताऊं, द वर्ड ज्यूग्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग योकिंग, योग करने के लिए। In this figure, a verb or an adjective does duty with two nouns to one of which it is strictly applicable. दो words के लिए ये उसे use किया जाता है. While a word appropriate to other is not used, the figure is resorted to for producing humorous effect. जैसे he killed the boys and the luggage. तो he killed the boys and the luggage. He killed the boys and he killed the luggage. या जैसे इसमें ये द फीस्ट एंड नून ग्रीव हाई, एक ही वर्ब दो नाउन्स के लिए यूज किया जाता है, कि एक वर्ब दो चीजों को जो है वो योक करता है। तो योकिंग के लिए हम जो बेसिकली यूज करते हैं वो दो के लिए गए, तो यहाँ पे आंसर इसका होना चाहिए टू वर्ड्स ओनली। तो दैट इज टू वर्ड्स। जो जुग्मा यूज करते हैं बेसिकली टू वर्ड्स के लिए, योकिंग करते हैं टू वर्ड्स के लिए। She was awarded by the Kerala Sahitya Academy Award in 1969. Name her. कई जगह इनका जो है वो 1968 दे रखा है और 1969 है। ये है कमला दास। केरला साहित्य अकेडमी उनको अपनी एक शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला था और दैट इज कमला दास। 68 भी मिल जाएगा आपको और 69 भी। तो 68 है वैसे इसका। थनुप्पू नाम की जो शॉर्ट स्टोरी थी थनुप्पू, उसके लिए इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इन विच फील्ड वॉज द डेवलपमेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज? मॉडर्न एज में डेवलपमेंट्स किस चीज में हुए थे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, सफ्रेगेट एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर वगैरह जो एग्जाम्पल्स हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, पूंजीवाद बढ़ा था, इसीलिए जो देश की बहुत ज़्यादा जो संपत्ति थी वो कुछ लोगों में थी और बहुत सारे लोग वंचित वर्ग में आ गए थे। सफ्रेगेट का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार, एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो चला था। और एक फेमिनिज्म के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों को वो अधिकार देना जो वो उनके पास नहीं थे। एक होता है स्यूडो फेमिनिज्म। स्यूडो फेमिनिज्म भी आप लोग समझते होंगे, जिसमें फेमिनिज्म के नाम पर कुछ भी परोस दो, दैट इज स्यूडो फेमिनिज्म होता है। और एक फेमिनिज्म होता है कि जो अधिकार नहीं है, जो वो पाने की अधिकारिणी है, उनको वो अधिकार मिलने चाहिए, दैट्स फेमिनिज्म। तो मॉडर्न एज में ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो डेवलपमेंट्स हुए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म बढ़ा था, सफ्रेगेट एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव। Which word is used to describe a double meaning that writing has, whether it's in prose or words? Which word? भाई जब हम लोग जो यूज करते हैं, जब किसी कहानी में एक डबल मीनिंग जो है वो चलता है, तो जो लिटरल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, और जो उसके अंदर छिपा हुआ मीनिंग होता है, अंतर्निहित अर्थ जो होता है वो अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एलिगरी। आप सब ने एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का पढ़ा हुआ होगा, जो रशियन रेवोल्यूशन पर था। कहानी भले ही उसमें पिग्स की और एनिमल ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट थी, मगर उसमें वही थ्योरी दिखाई थी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिसके पास भी ताकत होगी ना, वो अपने से नीचे वाले को दबाएगा ही। तो रशियन रेवोल्यूशन उसमें एलिगोरिकल फॉर्म में दिखाया गया था, और जब एक अर्थ अलग होता है, लिटरल मीनिंग अलग होता है और छुपा हुआ अर्थ अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट्स एलिगरी। Who among the following wanted to bring a change in society with the help of writing? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टोनी मॉरिसन होना चाहिए था ये, जॉन गॉल्सवर्दी या एजरा पाउंड। तो आप सभी को पता है ये कि जॉन गॉल्सवर्दी वांटेड टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी। वो रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते थे, क्योंकि उनके जितने भी नॉवेल्स थे उनमें या जो ड्रामास थे उनमें कोई हीरो या विलन्स नहीं होते थे। उसमें जो मेन रोल प्ले करती थी वो सोसाइटी प्ले करती थी। सोसाइटल प्रेशर्स, सोसाइटी के जो इल्स थे, सोसाइटी में के जो इविल्स थे वो दूर करना चाहते थे।
तो गोल्सवर्दी जो थे सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे. दैट वाज मॉडर्न राइटर जॉन गोल्सवर्दी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who also honored with the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981. 1981 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इनमें से किसको मिला था? खुशवंत सिंह, जयंत महापात्रा, मुल्कराज आनंद या किरण देसाई? तो भाई इनमें 1981 में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो जयंत महापात्रा को मिला था. जयंत महापात्रा. It was the movement in modernist Anglo-American poetry that originated in 1992. Surrealism, Dadaism, Imagism या Georgian poetry. देखिए एक मूवमेंट था जिसका नाम था Imagism, जिससे जुड़े हुए हैं एजरा पाउंड. लिटरेचर में इसका ये था कि इमेजेस को के शार्प इमेजेस के माध्यम से जो है सिंबल्स को प्रस्तुत करना, और उसे जो है इमेजिज्म कहा जाता है. लिटरेचर में शार्प इमेजेस को और साधारण सिंबल्स के माध्यम से इमेजेस को प्रस्तुत करना. तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो है कहलाता है, दैट इज इमेजिज्म, और इससे जुड़े हुए हैं एजरा पाउंड. It was a literary and artistic movement that emerged in 1916, and that is Dadaism. डेडेइज्म जो है वो था कि जो कुछ भी एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें कोई भी लॉजिकल और उस चीज़ की नहीं थी, तो वो था दैट इज डेडेइज्म. Earl of Surrey wrote sonnet but he changed its rhyming scheme. What was it? आपको पता है कि सोनेट को लाने वाले जो है वो यार्ड थे, और उस सोनेट को जो चेंज करा था, उसकी राइम स्कीम चेंज करी थी. पेट्रियार्कन सोनेट को जो है वो यार्ड लाए थे, मगर उसको चेंज करा था सरे ने, और फिर उसके बाद उसे यूज़ करा था विलियम शेक्सपियर ने. दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड आफ्टर विलियम शेक्सपियर. इसकी जो पेट्रियार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है, जो उसको ऑक्टेव एंड सेस्टेट में बांटते हैं, ABBA CDE CDE, और इसको इंग्लिश सोनेट में जब बांटा तो उसको तीन क्वाट्रेंस और एक कपलेट में कर दिया, ABAB CDCD EFEF GG. तो ये जो राइम स्कीम है इंग्लिश सोनेट की, ये दी हुई किसकी है? सरे के द्वारा, हेनरी हॉवर्ड. यस, दैट्स A. The title of William Faulkner's The Sound and the Fury is taken from a play by Christopher Marlowe, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर. फॉकनर का जो प्ले है द साउंड एंड द फ्यूरी, इसका टाइटल लिया गया, आप सबको पता है, विलियम शेक्सपियर के प्ले मकबेथ से. ठीक है, तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, तो मकबेथ प्ले से लिया गया है ये टाइटल. Shakespeare's All Is Well That Ends Well is a problem play, romantic comedy, realistic comedy या sentimental comedy. Actually जब शेक्सपियर ने प्लेज लिखे थे, जब उन्होंने प्लेज लिखे तो उन्होंने अपने प्लेज को हिस्ट्री, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज में डाला. ये तो बात के क्रिटिक्स थे जिन्होंने इन प्लेज को प्रॉब्लम प्लेज और जो है रोमांसेज और इन सब में डाल दिया. तो बेसिकली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, शुरुआत जो है वो शुरुआत से प्ले जो है ना वो प्रॉब्लम प्ले है, और उसका जो एंड है प्रॉब्लम प्ले का मतलब क्या होता है? अब प्रॉब्लम इज गिवन बट देर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन और देर इज नो इजी सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. तो ये जो प्ले है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये एक प्रॉब्लम प्ले है. दैट्स अ प्रॉब्लम प्ले और प्रॉब्लम कॉमेडी. प्रॉब्लम कॉमेडी तो खैर डार्क कॉमेडी कहना चाहिए था. डार्क कॉमेडी और प्रॉब्लम प्ले इन्होंने पोर्टमोंट्यू वर्ड बना दिया इसको. दैट शुड बी प्रॉब्लम प्ले और डार्क कॉमेडी. The Professor and Philosophy are famous poems written by Pritish Nandi, Nissim Iskil, Rabindranath Tagore, Raja Rao. Philosophy, प्रोफेसर के बारे में ना भी पता हो, philosophy जो पोएम है वो लिखी गई है बेन इजराइलिट पोएट, दैट इज निसिम इस्किल. Which of the following is incorrect about modern literature?
Which of the following is incorrect about modern literature? The focus shifts away from external reality to the inner reality of the human mind. बिल्कुल सही बात है. मॉडर्न लिटरेचर में जो इंटीरियर मोनोलॉग है वो ज़्यादा चलता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है बजाय एक्सटर्नल डायलॉग्स के. देयर इज ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द साइकोलॉजिकल डिटेलिंग ऑफ द लिटरेरी कैरेक्टर. डिटेलिंग ऑफ द लिटरेरी कैरेक्टर. ठीक है जी. तो साइकोलॉजिकल है वही जो मैंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया. लैंग्वेज डजंट बिकम कंडेंस, द प्लॉट्स आर नॉन क्रोनोलॉजिकल या नॉन लीनियर. डी वाला पार्ट भी सही है. नॉन लीनियर होने जो है लीनियर नहीं होते कि क्रमानुसार कहानी चल रही है. कहानी कहीं से भी शुरू हो सकती है. तो इसमें लैंग्वेज कंडेंस्ड है जो नॉन कंडेंस्ड नहीं है. तो लैंग्वेज कंडेंस्ड है, भारी लैंग्वेज है. And the last question for today is, which of the following is correct about avant-garde literature? ये आप सबको पता है avant-garde का मतलब होता है समय से पहला, नया, मॉडर्न. तो इट्स नॉट द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. ये इट इज द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. जितना भी मॉडर्न लिटरेचर है वो avant-garde है. इट डजंट रिप्रेजेंट चैलेंजिंग द नॉमिनेटिव एंड पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेटस को. इट डज, ये करता है. avant-garde का मतलब होता है पुशिंग द बाउंड्रीज. इट डजंट क्रिएट न्यू आर्टिस्टिक फॉर्म्स. इट डज क्रिएट. तो ये तीनों पॉइंट्स तो गलत है. अब एक ही बचा. इट रिजेक्ट्स ट्रेडिशंस एंड अंडरटेक टू मेक इट न्यू. avant-garde का मतलब ही होता है पुरानी चीज़ों को छोड़ो और समय से पहले की और नई चीज़ों को लेकर आओ. तो दैट इज avant-garde और यही इसका आंसर है. तो भैया ये थी हमारी आज की कहानी. और अब मैंने 5 पेपर्स करवाए हैं. 40 क्वेश्चंस के जो है 5 पेपर्स कराए. अराउंड 200 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करवाए हैं. अब मैं फिर से जो है अपना काम जो है वो शुरू करूँगी. तो यानी कि राइटर्स वगैरह जो है वो स्टार्ट करूँगी दोबारा से. तो आई होप, अभी तो एग्ज़ाम इसका है नहीं EMRS का, तो पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए. ये वैसे भी चीज़ें इस तरीके की है EMRS का क्या जो भी मैं बता रही हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल. ठीक है. बाय बाय एंड मे गॉड ब्लेस यू. खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए.